वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अध्याय 10। अध्याय 10 क्या है? सरल रेखाएं। ठीक है, तो हम पिछले कक्षा 10 में भी सरल रेखाएं के बारे में कुछ पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको इसका कुछ बेसिक्स यानी कि मूल बातें कुछ समझाऊंगा। ठीक है, जो प्रश्नावली 10.1 में उपयोग में आने वाली होगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि हमें दूरी का सूत्र पता है। ठीक है, कक्षा 10 में हम पढ़े हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, इस बिंदु A का नाम सपोज x1 y1 है। ठीक है, और इस बिंदु B में x2 y2 है। ठीक है, ये दोनों के बीच हमें दूरी निकालना है। तो ये सूत्र हम पढ़े हुए हैं। तो पहला सूत्र किसका हो जाएगा? दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी AB का अगर मैं निकालूंगा तो सूत्र क्या हो जाएगा? पिछले कक्षा में हम पढ़े हुए क्या होता है? वर्गमूल फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 y1 y2 ये दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सूत्र। तो दूसरा सूत्र क्या है? देखिए विभाजित सूत्र। ठीक है, तो दूसरा होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक होगा अंतः। ठीक है, तो पहला इसमें होगा अंतः विभाजन। देखिए इसका मतलब होता क्या है? अगर जैसे कि हमें ये लाइन दिया हुआ है A से लेके B तक x1 y1 x2 y2। ठीक है, बीच में हमें कहीं ये बिंदु है। ठीक है, इसको मैं मान के चलता हूं बिंदु C है। विभाजन यानी कि कोई दो अनुपात में ये C भाग होगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं इसको M और N ये दोनों के अनुपात में विभाजित है। MN कुछ नंबर होगा, सपोज 2:1 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमें ये बिंदु C भी कुछ दिया होगा, मैं मान के चलता हूं x y। ठीक है, x, y ये मान के चलता हूं। और देखिए हमें अंतःविभाजन का सूत्र लगाना है। तो अंतःविभाजन में दो होगा, एक सबसे पहले तो मैं x निकालूंगा। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इससे x निकल जाएगा और y निकालना होगा तो y इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। देखिए x और y के लिए सेम है, बस जब x के लिए आएंगे तो x2 m के साथ हो जाएगा और x1 n के साथ। वैसे ही y के लिए y2 m के साथ और y1 यहां n होगा। ठीक है, तो सूत्र इसका इजी है। अब देखिए इसी में विभाजन सूत्र में दूसरा होगा मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु, तो देखिए जब मध्य बिंदु का आएगा तो हमें सूत्र बहुत इजी है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इससे हमें x मिल जाएगा। ठीक है, और y के लिए निकालना होगा तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, मध्य बिंदु में जैसे कि x और y ये मध्य बिंदु है। ठीक है, x और y, हमें x का मान निकालना होगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। y निकालना होगा तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे, y का मान निकल जाएगा। समझ आया? अब देखिए यहां पे अंतःविभाजन में भी x और y है, मध्य बिंदु में भी x और y है, लेकिन इसका एक केस होगा जब अंतःविभाजन में आएंगे तो m और n बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मध्य बिंदु में जब आएंगे तो m और n बराबर होगा। ठीक है, इसलिए इस m और n का यहां पे कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, या तो 1:1 2:2, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए m और n जब बराबर हो जाएगा तब मध्य बिंदु का केस आता है। ठीक है, मध्य बिंदु कब होगा? जब दोनों की दूरी बराबर होगा, है ना। इसलिए अंतःविभाजन में m n बराबर नहीं होगा। अगर ये 2 होगा तो 1 हो जाएगा, 3 तो फिर 2 ऐसा हो जाएगा। लेकिन मध्य बिंदु में m n का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि दोनों m n बराबर रहता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सूत्र। तो हमें क्या दिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का 3 बिंदु होगा A, B और C, ठीक है। पहले को मैं x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मान सकता हूं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान रखना बहुत इजी है, 1/2, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और फिर गुना में हमें x1 को पहले लिखना है, तो x1 पहले, फिर x2, फिर x3, ठीक है, इतना याद है। अब इसके अंदर जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें साइकिल चलाना है। साइकिल कौन सा, 1 के बाद क्या होगा 2 3, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो y रहेगा, ठीक है। तो x1 हो गया तो y, फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर y में माइनस में होगा, ठीक है। तो x1 1 2 3, ठीक है। फिर दोनों के बीच में x के बीच में प्लस में रहेगा, फिर ब्रैकेट में y आएगा और अंदर में माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 हुआ तो क्या होगा 2 के बाद 3 1, तो y3 1। अब देखिए x3 हो गया, फिर ब्रैकेट में y होगा, तो 3 के बाद क्या होगा 1 और 2, लेकिन बीच में ब्रैकेट के अंदर क्या होगा माइनस, यानी कि x के पहले हमें प्लस लगाना है और y में माइनस लगाना है। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि अगर ऐसा कुछ त्रिभुज दिया होगा जिसका तीनों कोऑर्डिनेट दिया होगा, ठीक है, तीनों शीट्स दिया होगा, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सूत्र हमें लगाना होगा। अब एक चीज और है, देखिए कोलिनियर, कोलिनियर यानी कि संरेख। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, चौथा लिखता हूं संरेख, संरेख यानी कि कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में आना चाहिए। जैसे कि ये कोलिनियर है, तीनों बिंदु एक ही लाइन में आ रहा है, ए सी और बी। अगर कोलिनियर नहीं हो तो उसके लिए क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल, सॉरी कोलिनियर हो तो इसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संरेख के लिए कंडीशन क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है, समझ में आया। देखिए अगर संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब अगर संरेख यानी कि एक ही रेखा में आ रहा है तो ये त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका कोई क्षेत्रफल भी नहीं आएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया संरेख का फॉर्मूला। अब आते हैं पांचवा में, ठीक है। तो देखिए पांचवा पॉइंट क्या होगा, रेखा का ढाल, ठीक है। तो रेखा का ढाल ये हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि कोई रेखा है सपोज, और जिसका 2 बिंदु है A और B, ठीक है, x1 y1 x2 y2, इसका हमें ढाल निकालना है। ढाल यानी क्या होता है, स्लोप। तो इसका स्लोप, ढाल निकालने का सूत्र हम पढ़े हुए हैं, ढाल को हम m से डिनोट करते हैं, हमें पता है, ठीक है। स्मॉल m से बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम कक्षा 10वीं में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ढाल का सूत्र क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो रेखा समांतर होगा तो उसका ढाल क्या होगा। तो इसी पांचवे के केस में मैं बोल सकता हूं, ठीक है, 2 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या कि अगर समांतर होगा, समांतर यानी कि पैरेलल होगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये 2 केस बन सकते हैं। अगर ये 2 केस बनेगा, ठीक है, तो पहले केस में सबसे पहले देखता हूं पैरेलल का। तो 2 रेखा है, अगर ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल यानी कि क्या होता है, दोनों का स्लोप यानी कि ढाल बराबर होगा। तो पहले का मैं m1 लेता हूं, दूसरे का m2 लेता हूं। अगर ये दोनों एक ही थीटा यानी कि एक ही एंगल में है तो ये पैरेलल होगा, ठीक है, यानी कि समांतर होगा। तो जब 2 रेखा समांतर होंगी तो दोनों के बीच के ढाल का कनेक्शन क्या होगा, m1 बराबर m2, यानी कि दोनों का ढाल बराबर होगा। तो जो ढाल m1 का होगा वही ढाल m2 का भी होगा, ठीक है। अब उसी में दूसरा केस देखते हैं, परस्पर लंब होगा तो, ठीक है। लंब यानी कि अगर एक रेखा का ढाल m1 है और उसके साथ दूसरा रेखा है जो कि उसके साथ लंब है, ठीक है, और इसका ढाल m2 है, तो ये दोनों के बीच कनेक्शन क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। यानी कि
इसका ढाल, पहली रेखा का ढाल और दूसरी रेखा का ढाल का गुणनखंड बराबर -1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी कि दो रेखाओं के बीच की कोण, तो मैं लिखता हूं दो रेखाओं के बीच की कोण। तो हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे अगर दो रेखा दिया होगा तो हम मान के चलते हैं कि एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरा रेखा ये है, तो ये दोनों के बीच ये कोण क्या बनेगा, यानी कि थीटा। देखिए ये थीटा हमें निकालना होगा, यानी कि पहला का मैं स्लोप m1 ले लेता हूं, दूसरे का स्लोप m2 ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के बीच कोण यानी कि थीटा, तो वो हमेशा tan थीटा में आएगा, तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये जो tan थीटा का जो सूत्र होता है ना, tan a माइनस b का, बस वही सूत्र है। देखिए क्या है, m2 यानी कि दूसरा स्लोप माइनस m1 पहले लाइन का स्लोप बट्टे एक धन m1 और m2 का प्रोडक्ट यानी कि गुणनखंड। ठीक है, तो tan थीटा यहां से हमें मिल जाएगा। अब देखिए सातवां, ये क्या होगा, जो मैं आपको बताया हूं संरेख का ही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर एक रेखा है उसमें तीन बिंदु को संरेख दिखाना है, ठीक है, a b और c। ठीक है, ये x1 y1 है, x2 y2, x3 y3, इसे हमें संरेख यानी कि एक ही रेखा में है ये तीनों बिंदु, ये हमें दिखाना है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि हम इसको त्रिभुज मान के चलेंगे और अगर इसका क्षेत्रफल 0 ला दिए, 0 सिद्ध कर दिए, तो ये संरेख है ना, क्योंकि अगर ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल कहां आएगा। ठीक है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे, a और c का स्लोप निकालेंगे जो कि m1 हो जाएगा। ठीक है, फिर c और b का m2। अगर ये दोनों का स्लोप बराबर होगा, अगर एक ही लाइन में आ रहा है तो, क्योंकि ये जितना कोण में ये जा रहा है उतना ही कोण में तो ये भी जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए, तो हम इसमें बोल सकेंगे कि m1 बराबर m2 अगर होगा, ठीक है, तो ये रेखा AB जिसके बीच C भी आता है, इसका मतलब A, C और B संरेख होगा, यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में आएगी।